नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो पिथौरागढ़ से है, जहां पर गुलदार का आतंक मचा हुआ है। गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। देवस्थल में 2 महिलाओं को उसने अपना निवाला बनाया था। वन विभाग की टीम लगातार उस पर नजर रखे हुए है। गुलदार के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और इन सब के बीच उसको आदमखोर घोषित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजयवर्धन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? कि अमित, मैं आपको बताऊं, बीते 1 महीने के भीतर जो देवलथल का इलाका है पिथौरागढ़ मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर, वहां पर लेपर्ड तेंदुए ने 2 महिलाओं को मौत की घाट उतारा था अलग अलग जगहों पर। उसके बाद उस इलाके में दहशत कायम हुई थी। लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस तेंदुए की पहचान की जाए और उसको मारा जाए, जिसके बाद वन विभाग ने इस गुलदार को आदमखोर घोषित किया है और उसके बाद उसके हर मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। हालांकि वन विभाग की अभी भी ये कोशिश है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए। बावजूद उसके अगर वो जिंदा पकड़ने में उसे कामयाब नहीं होते तो उसे मार गिराने की भी योजना तैयार की गई है वन विभाग द्वारा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की आशंका गहराने लगी है। रायवाला जंक्शन के पास कौवों और बगुलों की मौत हुई है। इसके साथ ही ऋषिकेश, कोटद्वार, डोईवाला और देहरादून में बीमार और मरे हुए कई कौवे मिल चुके हैं। पोल्ट्री फार्म से एहतियात के तौर पर सैंपल लेना शुरू कर दिया गया है। सहसपुर के 35 पोल्ट्री फार्म से सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान समेत जिन राज्यों में बर्ड फ्लू के केस सबसे अधिक सामने आ रहे हैं, वहां से पोल्ट्री लाना बैन कर दिया गया है। इसके बावजूद पोल्ट्री से आइटम्स की सप्लाई लगातार हो रही है। उत्तराखंड में किस वजह से पिछले 1 हफ्ते में कौवे मरे, इसकी सैंपल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट वाले राज्यों से पोल्ट्री लाना भी बैन है। लेकिन उसके बावजूद दून की मुर्गा मंडी में हरियाणा से ट्रक के ट्रक पोल्ट्री लाई जा रही है। जबकि हरियाणा के जींद में तो हालात ऐसे हैं कि वहां की 2 पोल्ट्री फार्म में सभी मुर्गों को मारने तक के आदेश हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए हैं। गाड़ी तो रोज आ रही है, माल भी आ रहा है, लोग खा भी रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है ऐसी। सस्ता भी हो गया। हाँ, रेट मार्केट तो गिरेगी जब उठान नहीं होगा ना, उत्पादन कम हो गया उसका। हरियाणा से आता है, ये 5-7 दिनों के रेट बिल्कुल खत्म है और काम नहीं है बिल्कुल। अभी भी आ रहा है क्योंकि वहाँ से बहुत नहीं आ रहा, माल आ रहा है, पूरा माल आ रहा है हरियाणा वगैरह। हाँ जी। तो आप बता क्या रहे हैं, अभी नहीं है क्या? नहीं, बर्ड फ्लू तो मुर्गे में नहीं है, कौवे शुवे मर रहे उनमें है। पशुपालन विभाग और देहरादून प्रशासन का कहना है कि एहतियात के तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उसके बावजूद हालात ऐसे हैं तो कार्रवाई होगी। स्टेट जैसे हिमाचल और हरियाणा है जी, जहाँ भी बर्ड फ्लू का ये डिक्लेयर हुआ है, तो वहाँ से कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट वगैरह वो ना आने दें। और देहरादून के सीबीओ को हमने कह दिया है कि जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके जो है आप जो है इसकी रोकथाम करें, तो वो अपने काम में लग गए हैं। यहाँ भी रहेगी। अभी इंटरनल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई है, क्योंकि अभी इंटरनल कोई ऐसी पुष्टि भी नहीं हुई है, कोई भी सिंगल केस अभी तक पुष्ट नहीं किया गया है। अगर वो रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स जो हमने यहाँ से सैंपल भेजे, अगर उनमें कोई रिपोर्ट्स में पुष्टि होती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट किया जाएगा। अब बर्ड फ्लू वाले राज्यों से पोल्ट्री बेधड़क लाई जा रही है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। और अगर कौवों की विस्तृत रिपोर्ट भी ऐसी ही होती है तो हालात चौंकाने वाले जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। साल 2022 के लिए कांग्रेस तैयार है। 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि पार्टी बूथ भी जीतेगी, मजबूत भी बनेगी और 2022 में सरकार भी बनाएगी और 70 सीट पर पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी। 3 महीने पुरानी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने 3 दिन बिताए। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, बूथ तक जनता से जुड़ने का मंत्र दिया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सचिव, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को काम सौंपा गया है और स्लोगन दिया गया है, मेरा बूथ मेरा गौरव। हमने एक नया स्लोगन भी दिया कि मेरा बूथ मेरा गौरव, और जिस दिन मेरा बूथ मेरा गौरव जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरा बूथ अगर अपने बूथ को अपना गौरव मानेंगे तो निश्चित ही हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे।
4 साल में पहली बार कांग्रेस के नेता प्लानिंग के साथ नजर आए। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि नए प्रभारी के आने से कार्यकर्ता जोश में हैं। तो प्रीतम ने कहा है कि देवभूमि से कांग्रेस की जीत का संदेश देश में जाएगा। तो प्रभारी ने साफ कर दिया है कि चेहरा कोई नहीं होगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी। लगे हुए हैं हमारे प्रभारी, रोज ही आ जाते हैं। कुछ दिन बाद आप पूछने लगेंगे रोज क्यों आ जाते हैं। अरे इसलिए आ जाते हैं कि वातावरण में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और उस परिवर्तन को चैनलाइज करने के लिए कि कार्यकर्ता चैनलाइज करें और करें कि कांग्रेस पूरी तरीके से 2022 के चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर 2022 में कांग्रेस का परचम लहराएगा और यहीं से संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि जब देवभूमि में परिवर्तन हुआ है तो पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। कांग्रेस में अक्सर सवाल उठता है कि 2016 के बागी वापस आएंगे या नहीं। इस पर प्रभारी ने साफ कर दिया है, पार्टी में सिर्फ साफ चेहरों को जगह मिलेगी। अपनी प्रोग्राम की वजह से हरीश रावत देहरादून की मीटिंग में नजर नहीं आए, पर जो आए वो नए प्रभारी के काम से संतुष्ट नजर आए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। क्रिकेट में 6 यानी छक्के का अपना रोमांच है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत राजनीति में अट्ठे की बात कर रहे हैं। आखिर अपने नए प्रदेश प्रभारी के लिए हरीश रावत ने अट्ठे लगाने की बात क्यों कही, आइए आपको दिखाते हैं। करीब 50 साल की पॉलिटिक्स कर चुके हरीश रावत को आखिर अपने से करीब 25 साल छोटे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव में ऐसा क्या दिख गया कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। उत्तराखंड की राजनीति की पिच को अभी देवेंद्र यादव पूरी तरह शायद समझे भी नहीं और हरीश रावत ने उन्हें 2022 के फाइनल से पहले ही बेस्ट बैट्समैन बता दिया। अरे जवान आदमी है, चौवा छक्का नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। वो तो हमारे देवेंद्र भाई तो इतने सक्षम हैं कि वो तो अट्ठा नहीं लगता है, नहीं तो वो तो अट्ठा भी लगाते, छक्का तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हरीश रावत के बयानों और सियासी चालों को समझना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली के देवेंद्र यादव की ऐसी तारीफ के मायने क्या हैं? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत पारखी इंसान है और जो कहा होगा सही ही होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि देवेंद्र यादव ने हरीश रावत को ही दरकिनार कर दिया है। हरीश रावत जी बहुत पारखी है, उन्होंने इस ढंग से उन्हें परखा होगा। खुशी की बात है, तो कॉम्प्लीमेंट है हमारे प्रभारी के लिए। बिटवीन द लाइन्स है वो ये है कि उनके प्रदेश प्रभारी जी ने हरीश रावत जी को दरकिनारे कर दिया, इसलिए उन्होंने चौका छक्का नहीं कहा, अट्ठा कहा, जो कभी लग नहीं सकता। साल 2022 के चुनाव में अब 1 साल का वक्त बचा है, जिसमें प्रीतम सिंह अध्यक्ष, इंदिरा हृदयेश नेता विपक्ष और प्रभारी देवेंद्र यादव का अहम रोल होगा। इंदिरा प्रीतम एक वक्त पर हरीश रावत की टीम के मेंबर रह चुके हैं और देवेंद्र यादव के बैटिंग टैलेंट पर उन्हें पूरा भरोसा है। ऐसे में देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि 2022 के सियासी मैच में हरीश रावत का रोल क्या होगा और तब जाके साफ होगा कि कौन सा नेता कितना बड़ा खिलाड़ी है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार के मंत्रियों को सलाह दी है कि अब जब चुनाव का 1 साल रह गया है तो ऐसे में वो आम आदमी पार्टी पर हमला करने के बजाय अपने विभागों में काम करें। असल में सिसोदिया कुछ दिन पहले देहरादून आए थे और उन्होंने सरकार के मंत्री मदन कौशिक को बहस की चुनौती दी थी। बहस तो नहीं हुई, हालांकि मंत्री तब से लगातार सिसोदिया पर निशाना साध रहे हैं। खासकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे स्कूलों के मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। शनिवार को जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में सिसोदिया ने मंत्रियों को सलाह दी है कि वो काम पर ध्यान दें। या तो आप 1 साल में स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, नहीं तो फिर उत्तराखंड के लोग अपनी सरकार बदल देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार ले आएंगे और ऐसी सरकार ले आएंगे जो उनके लिए स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी। मैंने जब सवाल उठाए तो पहले तो बड़ी चुनौती दी मंत्रियों ने, उसके बाद सारे मैदान छोड़ के भाग गए। जब मैं देहरादून आया तो मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। आज जनता सवाल उठा रही है, अब आप मैदान भी छोड़ के नहीं भाग पाओगे। आप जब वहां जाओगे लोग आपसे सवाल पूछेंगे। खटीमा में इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे नगरा गांव के सरकारी अस्पताल में जल्द ही डॉक्टर्स की भर्ती होनी शुरू हो जाएगी, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। खटीमा सिविल अस्पताल की सीएमएस का कहना है कि स्टाफ की डिमांड उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही नगरा के अस्पताल को कोविड वैक्सीन लगाने का सेंटर बनाए जाने की भी डिमांड भेजी गई है, जिससे कई गाँव के लोग अस्पताल में वैक्सीन लगवा पाएंगे। यहाँ पे
मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली है एलोपैथिक, और जो है वहाँ पे एक फार्मासिस्ट तैनात है। वार्ड बॉय जो रिटायर हो गए थे उनकी जगह हमने अपने यहाँ से एक वार्ड बॉय तैनात किया है। और अभी हमारा अपने अधिकारियों से ये है कि प्रस्ताव है कि वहाँ पे एक तो हम कोल्ड चेन मेंटेन करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ जो पीएचसी के आसपास के जितने भी सब सेंटर्स हैं वहाँ के लिए वो वैक्सीन। उत्तराखंड वन विभाग अब प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड एरिया पर अपना फोकस करने की तैयारी में है। विभाग का मानना है कि यहां पर विंटर टूरिज्म की अच्छी संभावनाएं हैं और वाइल्ड लाइफ के मद्देनजर इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके लिए वन विभाग गंगोत्री घाटी से इसकी शुरुआत करने जा रहा है। गंगोत्री घाटी में हिम तेंदुआ अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। अब टूरिस्ट को स्नो लेपर्ड दिखाने के लिए गंगोत्री घाटी में टूर पर ले जाया जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। पहले चरण में वन विभाग का एक रेकी ग्रुप भी जाएगा। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, और क्या जानकारी आपके पास इस कार्य योजना के बारे में? देखिए अमित, उत्तराखंड के जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं अधिकतर पूरे पार्क क्षेत्रों में पड़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वाइल्ड लाइफ रहती है, जिसके लोग दर्शन नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते। तो अब वन विभाग का एक कंसेप्ट है कि लोगों को अब मैदानी क्षेत्रों से, अभी तक मैदानी क्षेत्रों में राजा जी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तमाम पार्क हैं जहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो एक कंसेप्ट है कि अब लोगों को हाई एल्टीट्यूड की ओर मोड़ा जाए, खासकर स्नो लेपर्ड को देखने के लिए टूरिस्ट को ले जाया जाए वहां पर, खासकर गंगोत्री घाटी में। वहां पर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंसेप्ट है कि अगर टूरिस्ट को हम हाई एल्टीट्यूड की ओर ले जाते हैं तो इसमें बड़ी संख्या में विंटर सीजन में टूरिस्ट उत्तराखंड की ओर आएगा, और खासकर इससे लोगों का जो लगाव है वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की तरफ भी बढ़ेगा। तो इसकी पहली शुरुआत फरवरी फर्स्ट वीक में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करने जा रहा है। पहले ग्रुप में फॉरेस्ट के लोग होंगे, इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट भी होंगे जो देखेंगे कि कितनी संभावनाएं हैं विंटर सीजन में इन हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में, और खासकर जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ये जो रेकी पर ग्रुप जाएगा वो पूरी स्टडी करके इस बात को रखेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने। उसके बाद इसे बड़े पैमाने पर शुरू करने की योजना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तरकाशी की वर्णावत पहाड़ी जल्द ही पर्यटन के क्षेत्र से विकसित की जाएगी। पिछले काफ़ी समय से पहाड़ी का ट्रीटमेंट चल रहा है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। वन विभाग, पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी इस क्षेत्र पर कार्य कर रहा है। उत्तरकाशी से एक पैदल ट्रैक जो कि वर्णावत पर्वत तक जाएगा, जिसको डेवलप किया जा रहा है, और अन्य गतिविधियां भी वर्णावत पर्वत पर संचालित की जाएंगी, जिससे शहर को पर्यटन की दृष्टि से और मजबूत किया जा सकेगा, और साथ ही साहसिक खेलों के लिए इसे डेवलप किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ उसको पर्यटन विशेष के लिए विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया है, और उनके द्वारा फिर उसी का अनुरोध किया हुआ था कि उसको हम लोग देखें, और किस तरीके से उसके संदर्भ में अगर कोई फंड मोबिलाइजेशन के लिए अगर आवश्यकता है या अन्य कोई उसमें मदद की आवश्यकता है तो उसके संदर्भ में अभी जाके देख लिया जाएगा। और बात करते हैं एक अच्छी खबर की। योग नगरी ऋषिकेश से कल से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। ट्रेनों का आवागमन शुरू होने वाला है। सोमवार से इस स्टेशन से ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। कल हावड़ा एक्सप्रेस, उदयपुर एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस यहां पर आएंगी। इन ट्रेनों के आने से कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश बनकर तैयार है। सोमवार से यहाँ पर रेलों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जो बहुत समय से प्रतीक्षित था। कुंभ से पहले यात्रियों को यहाँ से रेलों के आवागमन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने एक अनोखा अभियान चला रखा है। क्या है वो अभियान, आइए आपको दिखाते हैं। हरिद्वार पुलिस ने शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए अनोखा अभियान चलाया है। अभियान के तहत कुंभ मेला पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में हर की पैड़ी में जाकर भिखारियों के रहने और भीख मांगने वाली जगह पर रेकी करने पहुंची। हर की पैड़ी के आसपास भीख मांग रहे 103 भिखारियों को भिक्षु गृह भेजा गया। भिक्षु गृह भेजने से पहले भिखारियों का कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही पुलिस ने भिखारियों का हुलिया बदलने के लिए इनकी हेयर कटिंग की, शेविंग भी कराई। हम खुद नहीं सोचते कि मांगने मतलब मजबूरी मांगते। पिताजी हमारे गुजर गए थे, वो कहा कहते हम भाई बंद हमसे छोटे थे, इसलिए आए थे। हमें खुद नहीं मांगना, हमें अच्छा नहीं लगता था, हमें खुद बेइज्जती का लगता था।
आईजी कुंभ संजय गुंजियाल अपने द्वारा चलाए गए इस अभियान के बारे में कहते हैं कि इस बार कुंभ मेला पुलिस का उद्देश्य भिखारियों को पकड़कर सिर्फ भिक्षु गृह में बंद करना नहीं, बल्कि उनको सम्मानजनक तरीके से जीने की राह दिखाना है। ऐसे बेगर्स जो कि काम करना चाहते हैं और रिमांड पीरियड पूरा होने के बाद अगर वो पुलिस के जो थाने चौकी बनते हैं वहाँ अस्थायी रूप से काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी हम लोग जैसे रिमांड पीरियड पूरा हो जाएगा अपने वहाँ रखेंगे। पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान से हरिद्वार में भीख मांगने वालों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही अभियान से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी भिखारियों से राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटे हैं कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर चमोली से, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां नदी में एक युवक बह गया, लेकिन तुरंत ही रेस्क्यू किया गया और युवक को बचा लिया गया। असल में यहां देवाल स्थित संगम में दाह संस्कार के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे। इसी दौरान युवक नहाते समय पिंड नदी के बहाव में बह गया और इसके बाद कुछ दूर तक टापू में जाकर फंस गया। इसके तुरंत बाद यहां अन्य लोगों ने देवाल पुलिस चौकी को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। टापू पर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित निकाला गया और पुलिस ने उसकी जान बचाई। श्रीनगर गढ़वाल में जल्द ही डिग्री कॉलेज खुल सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री और श्रीनगर के विधायक धन सिंह रावत ने जमीन चयन के लिए पौड़ी के डीएम को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरिट बेस्ड एडमिशन होने के चलते कई छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं। वहीं अगर डिग्री कॉलेज खुलता है तो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। इंटर कॉलेज में भी लगभग 300 नाली जमीन है, लेकिन इनके विभाग से भी बात करनी पड़ेगी। जब भी हमको भविष्य में श्रीनगर में ज़मीन मिलेगी तो हमारा प्रस्ताव ये है यहाँ पे कि हम एक राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 335 जिप्सियां रजिस्टर्ड हैं, जो कॉर्बेट में पर्यटन के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन यहां पीक सीजन में कॉर्बेट जाने के लिए जिप्सियों की कमी हो जाती है, जिसके चलते पर्यटक परेशान होते हैं। कई बार तो जिप्सी नहीं मिलने के चलते पर्यटक कॉर्बेट में घूमने भी नहीं जा पाते हैं। इसी को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन यहां पर जिप्सियों के रोटेशन पर अब काम कर रहा है। यहाँ अब सॉफ्टवेयर के द्वारा ये तय किया जाएगा कि कॉर्बेट घूमने वाले पर्यटक को जिप्सी मिलना सुनिश्चित हो सके। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 335 जिप्सियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि सफिशिएंट है यहाँ पर पर्यटन करने के लिए। यदि इस तरह की समस्या आती है तो हम उनका निराकरण करेंगे। साथ ही साथ ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है जिससे पर्यटकों को यहाँ रामनगर आने से पूर्व ही जिप्सी का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया जाए या उनकी चॉइस के माध्यम से किया जाए। इस उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी को अब पौराणिक स्वरूप में डेवलप करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। पर्यटन विभाग 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत घाटी का कायाकल्प करने की तैयारी में है। हर्षिल घाटी में कई विभागों के भवनों को भी पौराणिक स्वरूप में बदला जाएगा। इसके साथ ही चौक चौराहों को भी खूबसूरत बनाने पर काम किया जा रहा है। तो ये जगह हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की आवश्यकता है और उसी के चलते पूरे घाटी का विकास करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें सिक्योर हिमालय के तहत बहुत बड़ी परियोजना इम्प्लीमेंट कर दे रहा है। पर्यटन विभाग जिला योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड, इनके तहत भी विविध प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बेशकीमती जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसे लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। जड़ी बूटियों की खेती में किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। राज्य सरकार युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जोड़ रही है और इसके बारे में जानकारी भी दे रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें। सरकार शोध संस्थान के माध्यम से लोगों को जानकारी मुहैया करवा रही है। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।